हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 7 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आप सबको ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय सेना ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है। विकल्प में है भारत दुर्ग, विजय दुर्ग, भारतीय सेना दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा विजय दुर्ग कर दिया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। किसका नाम बदल करके? पूर्वी कमान जो मुख्यालय था फोर्ट विलियम नाम से, उसका नाम अब विजय दुर्ग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो विजय दुर्ग किया गया है। भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया है। उद्देश्य इसका यही है, इस नाम को चेंज करने का, विजय दुर्ग करने का। क्योंकि नाम क्या, देखिए इसका क्या नाम था, फोर्ट विलियम। मतलब ये अंग्रेजों का नाम है कि नहीं है। तो ये आज दिखा रहा था कि औपनिवेशिक मानसिकता से जो है ग्रसित है। इसी इसके उद्देश्य से जो है, इसका उद्देश्य यही था चेंज करने का कि औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को जो है अपनाना। मतलब खुद का अपना सैन्य इतिहास, इसको अपनाना। तो ध्यान रखना, ये आपका महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष यानी किस राज्य की पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है। तो ये आपको बताना है 38वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य की पुरुष टीम को जो है हरा करके जीता है। तो पहले देखिए किसने जीता है। तो विकल्प में है उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश ने जो है चंडीगढ़ को हरा करके यह खिताब जीता है पुरुष कबड्डी लीग का। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के जो कप्तान थे अर्जुन देसवाल, तो इनके नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को जो है 57-43 से हरा करके 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यानी स्वर्ण पदक ये जीता, रजत पदक कौन जीता? तो आपको चंडीगढ़ जीतेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 साल में यह है कि राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में उत्तर प्रदेश का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपके जो है अर्जुन देसवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के कप्तान हैं। अभी आपको हम इसका जल्दी ही न्यूज पढ़ाए होंगे कि पीएम मोदी जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किए थे देहरादून में। और सीएम वहां पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद थे। कब से ये हो रहा? तो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक जो है इसका आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। 36 खेल इसमें शामिल हो रहे हैं। और योग और मल्लखम्ब जो है उसमें पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था। अब की वर्ष का थीम है हरित खेल यानी ग्रीन गेम्स जो है। ये आपको ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है आपका। देखिएगा खेल का शुभंकर मौली है। मौली क्या है? एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य पक्षी है। मोनाल पक्षी हिमालय का मूल निवासी है। इसका मसाल अगर देखेंगे खेल का, 38वें राष्ट्रीय खेल का, तेजस्विनी है। पहला राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो 1924 में लाहौर, अब जो पाकिस्तान में है, वहां आयोजित किया गया था। और इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल द्वारा जो है मतलब इसको कहा गया था। बाद में 1940 में इसका नाम बदल करके, जब इसका मुंबई में आयोजन हुआ था, उसका 9वां संस्करण उस समय हो रहा था, तो उसका नाम बदल करके जो वर्तमान है राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। तो ये अपना ध्यान रखना है। दूसरी नंबर और कुछ बातें देखना है कि पिछली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन पिछली बार गोवा में हुआ था। और अगली बार कहाँ होगा? मेघालय में इसका आयोजन होगा। तो ये सब बातें आपकी कुछ महत्वपूर्ण था, तो यह भी ध्यान रखना है। कब होगा? 29वां। और ये कहता था 37वां। और अब की 38वां हो रहा है। तो ये आपको सब बातें जो है महत्वपूर्ण से याद रखना है। अगला है हाल ही में फिक्की ने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है। तो आपको बताना है फिक्की ने किसके साथ समझौता किया है। और वो भी अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है शहरों के बीच सहयोग बढ़ जाए। तो किसके साथ समझौता किया है? वो भी फिक्की ने किया है भारत के। ये आपसे ऐसे पूछा जाता है, भारत के किस संगठन ने जो है अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कि जो इसमें से उत्तर होगा उसके साथ समझौता किया है। अभी उत्तर नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। विकल्प में है विश्व बैंक, एक्सपो सिटी दुबई, यूनेस्को, एक्सपो सिटी लंदन।
तो किसके साथ किया है? एक्सपो सिटी जो है दुबई के साथ है। यह समझौता किया गया है कि शहर अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जो है, यानी शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए यह समझौता किया गया है। तो देख लीजिएगा, फिक्की जिसे कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ समझौता किया है। दुबई यानी यूएई, उसके साथ जो है समझौता हुआ, साझेदारी की है। उद्देश्य इसका यही है कि जो अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन है, एशिया प्रशांत सिटीज कॉन्फ्रेंस, उसमें मेयर्स फोरम में भारत की भागीदारी को सुगम बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना, जिससे जो है भारत अगर इसमें सहयोग करेगा तो भारत इसके साथ समझौता करेगा तो निश्चित रूप से भारत की जो है भागीदारी उसमें सुगमता से निश्चित रूप से जाहिर होगी। दोस्त, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अगला है देखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो ये बताना है पहले नंबर। अब दूसरे नंबर यह क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उस राज्य सरकार ने, मतलब अभी नाम बताएंगे तब बताएंगे कि किसकी अध्यक्षता में ये हो गया, ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में ये समिति गठित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प में देखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसने ये कहा था कि जो समान नागरिक संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पे जो है ड्राफ्ट तैयार करिए। तो ये जो उत्तराखंड में आप पढ़े होंगे, उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है आफ्टर जो है फ्रीडम में, स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जो जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया है। उसके पहले गोवा में लागू था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड ने लागू किया है। तो ये आपको याद ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये अनुच्छेद 44 में अपने वर्णन किया गया, संविधान के अनुच्छेद 44 में। इसका मतलब क्या कहेंगे, एक होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णन किया गया है। उसके अंतर्गत अगर देखेंगे अनुच्छेद 44, उसमें यह कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि हर मतलब अपने राज्यों में, अपने देश में, राज्य मतलब यहाँ केंद्र भी ले सकते हैं, केंद्र यहाँ प्रयास करेगा कि वह जो है जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता लागू करे। तो देखिएगा यहाँ ऐसे आपसे ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 44 यहाँ है, यहाँ देखिएगा क्या 4 और 4 बराबर है ना, तो 4 और 4 बराबर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब भी यही होता है कि जो उनके कई सारे मामले होते हैं, विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, ये सब मामले जो है समान हो जाएंगे, जिससे कोई किसी भी धर्म में जो है ये भेदभाव नहीं रहेगा। तो उसका यही जो हम यही कह लीजिए कि 4 और 4 मतलब सभी धर्म जो होते हैं बराबर हो जाएंगे इसके तहत। तो इस तरह से इसको याद रखना है। और आपको ये तो ध्यान होगा कि 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी है, राज्य के निर्देशक तत्व है, जिसमें ये वर्णन किया गया है। तो ये आपको एकदम याद रखना है और इस तरह से पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा। तो देखिएगा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्ष भी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थी, जो उत्तराखंड में शामिल हुआ है, लागू हुआ है यूसीसी, जो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पहला राज्य बना था और स्वतंत्रता के बाद जो समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया था। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम आपको बता दिया, अनुच्छेद 44 में वर्णन है। इसमें यह कहा गया है जो विवाह होता है, तलाक होता है, उत्तराधिकार होता है और विरासत से के संबंध में जो है सभी कानून समान होंगे। यही बात होता है। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू धर्म में, देखिएगा इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। हिंदू धर्म में अगर मान लीजिए कोई ये अगर कानून पास कर दिया गया है, एक्ट मान लीजिए पास कर दिया गया है कि अगर हिंदू धर्म में कोई एक साथ जो है एक पत्नी से ज्यादा नहीं रख सकता है, यानी उसकी 2 विवाह नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए यही चीज मुस्लिम में लागू होना है, तो ये कहां से जायज है कि मुस्लिम में ये अलाउ कर दिया जाए कि एक साथ जो है एक से अधिक पत्नियों या कई पत्नियों को आप जो है रख सकते हैं, 1 या उनसे अधिक पत्नियों को। तो ये जो है कहां तक जायज है ये बताइए आप। तो उसी लिए ये कहा गया है कि जो विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, विरासत हो गया, ये सब में कम मामले में जो है सभी राज्यों के लिए ये समान हो, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने के लिए बात की गई है।
देखिए हम कहेंगे आप एग्जैक्ट एकदम ना लागू कर दीजिए कि इतना हार्ड एंड फास्ट लगा दीजिए कि जो है सभी धर्म जो है धर्म को ठेस पहुंचे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी रहनी चाहिए कि जो ये चीजें जैसे विवाह वाला, तो बिल्कुल हमें ये चीज पसंद है कि अगर हिंदू धर्म में एक शादी करने का इजाजत है तो मुस्लिम धर्म में भी एक शादी करने की इजाजत होगी। अब पता नहीं ये आप लोग कितना इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, हम नहीं जानते, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये चीज सही है कि एक साथ जो है एक पत्नी से ही शादी करना चाहिए। तो वही चीज है कि मतलब ये सब यही सब चीजें लागू हो जाएंगी तो वही सबका समान हो जाएगा। इससे जो है ये डिस्क्रिमिनेशन भी जो है लगता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये देखिएगा आपका रंजना प्रकाश देसाई है, सुप्रीम कोर्ट की जो है जज रह चुकी हैं, कई सारे इन्होंने जो है काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम, ये अच्छे अच्छे आयोग की अध्यक्ष बनी है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है जब वो हो रहा था निर्वाचन से संबंधित सीमांकन, तो उसकी भी अध्यक्ष ये बनी थी। तो ये ध्यान रखना है, कई सारे जो है काम ये कई हैं, इनको जो है कई वर्षों से देख रहे हैं, किसी न किसी पद पे जो है होल्ड करती रहती हैं। अगला है एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री। तो ये बताना है आपको एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, जो चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को जो है अपराध क्राइम घोषित कर दिया है। तो आपको बताना, देखिएगा एआई जनरेटेड कितना जो है बच्चे इससे परेशान है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा या बच्ची जो भी कह लीजिए, वैसे बच्चे तो छोटे ही होते हैं, चाहे वो ना बच्ची होती है ना बच्चा होता, हमारे हिसाब से वो बच्चा ही होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो जो बच्चे होते हैं उनको कितना हद तक जो है प्रभावित किया जा रहा है इसके साथ, इसको जो है एआई जनरेट करके वीडियो बनाया जा रहा है। कभी उसको कुछ बोलते हुए गंदे गंदे शब्द दिखाए जाते हैं, कभी कुछ जो है करते हुए दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों पे जो है बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और समाज, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर बच्चों पे इफेक्ट जाएगा तो समाज निश्चित रूप से इस समाज पे इफेक्ट जाएगा। और बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो देश का भविष्य खराब होगा। तो इसलिए जो है ऐसे मतलब ऐसे सामग्री पर हर देश में हमारे हिसाब से बैन होना चाहिए। तो एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री जो होता है, चाइल्ड एब्यूज कंटेंट है, उसको ब्रिटेन जो है पहला राज्य बना है, पहला देश बना है जिसने इसको अपराध घोषित कर दिया है, विश्व का पहला देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखिएगा यूनाइटेड किंगडम यूके ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, तो ये है आपका यूके का मैप, ध्यान रखना है। इसके आसपास जो देश हैं इसको भी आपको याद रखना है। किस आईआईटी द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस है, कैंसर जीनोम एटलस जो है लॉन्च किया गया है। तो बताना है किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प में है आपके आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बनारस। तो किस आईआईटी ने जो है इसको लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास द्वारा जो है इसको लागू किया गया है, जीनोम एटलस, कैंसर जीनोम एटलस है। तो देख लीजिएगा इसकी विशेषता क्या है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। जीनोम मतलब होता है जीनों का जो है समूह, तो उसके द्वारा जो है एटलस लॉन्च कर दिया जाएगा। एटलस मतलब उसको पे दर्शा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आने वाले, जैसे मान लीजिए कितने लोगों को कैंसर हुआ, कुछ लोगों का डाटा ले लिया जाएगा और उसको एटलस पे दर्शा दिया जाएगा कि अगर इनको जो है कैंसर होने के पहले इनके अंदर क्या क्या कमी आई, मतलब बिफोर कैंसर है इनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन आ रहे थे, इनके जो है सेल में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा था। दूसरे नंबर, कैंसर जब इनको हो गया तो ये जो है किस किस समस्या से झेले। और अगली बात ये रहेगा कि जब कैंसर, बहुत लोगों को इसमें कैंसर ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, अच्छी बात है। तो कैंसर अगर ठीक हो गया तो जो है किस किस माध्यम का फॉलो किया, किस लेवल का कैंसर था, जैसे होता नहीं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने कौन कौन सी दवाई दी और उसके बाद सेकंड स्टेज में कौन कौन सी दवाई दी और कौन कौन सी चीजें फॉलो किए, क्या क्या उसमें जो है मेडिसिन किया गया, तो उससे जिससे वो ठीक हो गए। तो क्या होगा, इससे ये लाभ होगा कि ये चीजें जानकारी रहेंगी तो आने वाले जो है समय में कैंसर से निपटने में भी मदद मिलेगी। दूसरे नंबर जो है होने से भी बचाया जा सकेगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण एटलस होगा इस पे। और इस कार्यक्रम के तहत देश भर में जो है 480 स्तन कैंसर रोगियों के ऊतक का नमूना जो है टिश्यू सैंपल, जिसे ऊतक कहते हैं, सेलों का समूह होता है टिश्यू, तो सैंपल इकट्ठा किया जाता है और 960 है एक्सोम इंडेक्सिंग जो है को पूरा किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास द्वारा।
तो देखेंगे अगर कैंसर जीनोम कार्यक्रम के बारे में, तो ये इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास ने 2020 में ही शुरू कर दी थी। तब से ये इस पे डाटा इकट्ठा कर रहा था, अब इसको जो है एटलस जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में कैंसर रोगियों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। अगला है गंबूसिया इन्फिनिक्स, जो समाचारों में देखा गया है। किस प्रजाति से संबंधित है जो समाचारों में देखा गया है? विकल्प में है मधुमक्खी, मच्छर मछली, मकड़ी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा मच्छर मछली है। ये क्या है? मच्छर मछली है। कौन सी? गुम्बसिया इन्फिनिक्स। तो देखिएगा क्यों ये न्यूज में था। ये एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मच्छर नियंत्रण के लिए गंबूसिया इन्फिनिस यानी मच्छर मछली से कहते हैं, और पोसिलिया रेटिकुलता जिसे गप्पी कहते हैं, के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तो इस कारण से यह न्यूज में था। तो इसको देखिएगा, कंबोजिया इन्फिनिक्स दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है। ये जो मच्छर मछली है गंबूसिया इन्फिनिक्स, तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है। अगर देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 100 सबसे अधिक खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में शामिल किया है। तो इसके लिए ये जो है ये भी चर्चा में रहता है। पोसिलिया रेटिकुलता देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका की एक गैर प्रवासी मछली है जो देसी प्रजातियों के लिए खतरा है, और मच्छर नियंत्रण के लिए इन मछलियों को जो है कई भारतीय राज्यों में छोड़ा गया है, जिससे पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या है कि अभी आप देखे होंगे कि ऐसी मछली विकसित की गई है, या ऐसे कई जानवर विकसित किए गए हैं, जानवर क्या कहेंगे उसको, कीट विकसित किए गए हैं, जो अगर उसको मान लीजिए जहां मच्छर बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो मच्छर के लार्वा को खा लेगा और वहां से वो पनपने नहीं पाएंगे मच्छर, वही उसका जो है मृत हो जाएगा। तो उसके कारण से जो है देखिएगा ये क्या होते हैं, जो विदेशी प्रजातियां होती है अगर उसको ला करके छोड़ा जाता है तो वहां की कई सारी देसी प्रजातियां जो है नष्ट हो जाती हैं। देसी प्रजातियों की जो मछलियां हैं वो सब छोटे छोटे कीट पतंग हैं, वो वहां से जो है विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे जो है पर्यावरण पर, उसके पारिस्थितिकी पर जो है बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो है एनजीटी ने इसके बारे में जो है, मच्छर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन मच्छर नियंत्रण के साथ साथ जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित करना ये भी जरूरी है, आपका ध्यान रखना है। अगला कह रहा है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो किस आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है, तो ये आपको बताना है। विकल्प आप देख लीजिएगा, आईआईटी मुंबई, रुड़की, इंदौर, कानपुर। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश के इंदौर की यूनिवर्सिटी है आईआईटी इंदौर, इसके सहयोग से जो है एग्री हब लॉन्च किया गया है। वो भी कौन लॉन्च किया गया है? मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी इंदौर ने जो है एग्री हब लॉन्च किया है, जो एक अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो भारत में कृषि के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के माध्यम से जो है उसका उपयोग पर केंद्रित होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, जितने भी जो है कृषि संबंधित आने वाली समस्याएं हैं उस पे जो है, इस पे जो है ला करके लॉन्च कर दिया जाएगा और उससे जो है निपटने के लिए काम किया जाएगा। आपसे ये कह रहा ना एग्री हब, मतलब पूरा एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी बातें रहेंगी उस पे एक हब के रूप में ये कार्य करेगा। हब मतलब होता है क्या, जितनी भी समस्याएं होती हैं वो, मतलब समस्याएं के लिए जितनी भी वो होते हैं बात, जैसे तिल्ली होती है आप देखेंगे साइकिल में, तो ये हब है उसका तिल्ली का, तो सब आकर के यही मिलती है। तो उसी तरह से इस हब में जो है सारी डाटा आपको रहेगा। अगला है किस राज्य में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? तो आपको बताना है, विकल्प में है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में खोली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, AI और उससे संबंधित जो क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। धन्यवाद।